सो हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ रॉयल मास्टरमाइंड चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो मैंने प्रिपरेशन अपनी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो अब SCGL के थ्रू पोस्ट आती है, पोस्टल असिस्टेंट, वो मैंने अपने होम टाउन में कैसे अचीव करी है। ठीक है, तो उसके बारे में। और अभी मेरा प्रमोशन भी हो गया, अब मैं सब पोस्ट मास्टर बन चुका हूँ फुल फ्लेज्ड। तो कैसे पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट काम करता है, कैसे डिपार्टमेंट की बनावट होती है, क्या क्या होता है, इसके बारे में इंटरनेट पर काफ़ी कम डिटेल्स अवेलेबल हैं इस पोस्ट के बारे में और इस डिपार्टमेंट के बारे में इन जनरल। तो आज मैं डिस्कस करूँगा। हाँ, मेरे को 4 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में, 22 तारीख को हो जाएंगे, प्रिसाइजली अभी नहीं हुए हैं, बट रफली वो आप मान के चलो कि 4 साल हो ही चुके हैं। तो मेरा प्रमोशन हो चुका है, आई एम ए सब पोस्ट मास्टर नाउ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो अब CGL के पेपर में क्या आता है, वही 4 सेक्शन जो हमेशा से आते हैं। वो पहले का पैटर्न था, हमेशा वो सेम ही रहा है, बस हम अब पैटर्न ये हो गया है कि अब नए सवाल सॉल्व करने की कैपेबिलिटी देखते हैं वो तो हमेशा जनरेशन के हिसाब से वो पैटर्न थोड़ा चेंज होता रहता है। सेक्शंस वही हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। नो, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। और जीके में करंट अफेयर्स भी आता है, और जो आपकी जो वो वाली जीके होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वो सब उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये CGL का पैटर्न है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या, चलो स्टार्ट करते हैं, जो प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पता होता है यार ये पोस्ट होती हैं CGL के अंदर, ये है जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगती हो या जैसे आप टारगेट कर। हाँ, एक चीज़ और है, मैंने प्रिपरेशन अभी छोड़ी नहीं है, मैं अभी भी ग्रुप B के लिए ट्राई कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ वो मैं रिवील नहीं करूँगा, बट मैं प्रिपरेशन अभी छोड़ी नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही। तो हाँ, तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो जो एक एवरेज एस्पायरेंट होता है, या एवरेज नहीं कहूँगा मैं उसको, जो एक बिगिनर होता है, बिगिनर को कभी भी जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कोई सी भी जॉब हो, CGL की, ग्रुप C हो, ग्रुप B हो, उसके लिए आपको कभी भी जो बिगिनर है उसको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लोग मैंने देखे, सारे नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी एस्पायरेंट्स को देखा है जब मैं तैयारी करता था, और अभी भी क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है, CGL की कोचिंग दी भी है, तो वो लोग जनरल अवेयरनेस रटना शुरू करते हैं पहले, और करंट अफेयर्स ऐसे नहीं होता। हाँ, वो लास्ट में ज़रूरी होता है, जब आपको ग्रुप B की पोस्ट के लिए टारगेट कर रहे हो आप, तब वो चीज़ मैटर करती है। बस स्टार्टिंग में आपको फोकस अपना रखना है। अगर आप अभी बिगिनर हो, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, बाय एंड लार्ज बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी बात नहीं है, बच्चे पहले ग्रुप C की पोस्ट पाते हैं, फिर CGL की ग्रुप C की पोस्ट से फिर CGL की ग्रुप B पोस्ट पे जाते हैं। जनरली मैंने होता देखा है बाय एंड लार्ज। तो पहले आपको अपना क्वांट स्ट्रॉन्ग करना है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हाँ, अब आपको क्वांट की समझ किस तरीके से, एक तो क्वांट ये होता है कि आपने हर तरीके के सवालों के रट्टे मार लिए, है ना, और फिर होता क्या है, आपने रट लिया उसको। जैसे कोई जो आम जो लोकल टीचर्स होते हैं वो सवाल रटवा देते हैं कि ये सवाल के रट्टे मार लो, ऐसा ही उस पेपर में, ऐसा अब होता नहीं है। अब क्या, कभी भी नहीं होता। उसमें होता क्या, आपने जैसे सवाल रट लिया कि किस तरीके से हो रहा है, उसमें जरा सा भी वो क्वेश्चन मेकर चेंज कर देगा ना, जैसे लास्ट में ट्विस्ट दे देगा, तो फिर वो सवाल आपसे बनेगा नहीं, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पे। अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हो ना, तो आप वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप रटने पे फोकस करोगे स्टार्टिंग में, लास्ट में नहीं, ग्रुप C के लिए पहले आप जा रहे हो, पहले उसी की बात करते हैं, तो आपको रटाई छोड़नी है। समझने की कोशिश करो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों स्टेप उठा रहा है वो। एक किसी भी, कोई भी टीचर हो, सारे टीचर्स अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो टीचर जो भी आपको रास्ता दिखा रहा है वो टीचर अच्छा ही है। कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो जो आपको अच्छी राह दिखा रहा है, कोई यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, तो वो आपका गुरु है। तो पहले आपको देखना है, कोई सी भी बुक उठानी है अच्छे टीचर की, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत टीचर्स हैं, आपको सबको पता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनमें से उनके नोट्स उठाने और आपको देखना है ये क्यों हो रहा है, ये स्टेप इसने सॉल्यूशन। कुछ लोग कहते हैं मैथ्स को पढ़ना नहीं चाहिए, मैथ्स भी पढ़ी जाती है। आप एक या तो कोचिंग करो किसी अच्छे टीचर की, या फिर उसके नोट्स ले आओ, उसको आप देखो, रटो मत कि ये सॉल्यूशन उसने ये बना है, ये क्यों हो रहा है, वो ऐसा कर क्यों रहा है। जब आप इस तरीके की समझ लोगे ना, तो आपको वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। फिर अच्छा, और होता क्या है, रीजनिंग में भी ये चीज़ सपोर्ट करते हैं, इंग्लिश में सपोर्टिव होती है। रीजनिंग पे मैं बाद में आऊँगा, पहले भी मैथ्स की बात करते हैं।
ठीक है। तो मैथ्स हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जो मैथ्स में अच्छा है वो रीजनिंग में भी अच्छा होगा। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे एस्पायरेंट्स देखे तो मैथ्स में तो अच्छे थे बट रीजनिंग में उनका भंडा गोल हो जाता था। कैट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक पीओ हो, तो रीजनिंग के बारे में कहता है रीजनिंग इज द सेक्शन विच सेपरेट्स बॉयज़ फ्रॉम मैन और मैन फ्रॉम बॉयज़। ओके, रीजनिंग के लिए आपको मैच्योर दिमाग चाहिए, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको आईक्यू चाहिए और रीजनिंग के लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए, जो मैंने अभी तक देखा है। अच्छा, इंग्लिश में आपका ये, इंग्लिश में मैं बताऊं, मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत ही कम ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में बराबर अच्छे होते हैं। कोई सा एक तरफ तो टिल्टेड रहता ही है, ठीक है, एक तरफ टिल्टेडनेस आ जाती है, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है। तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, जिसमें आप कम स्ट्रॉन्ग हो ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है। लोग क्या करते हैं, जैसे मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स में ही लगे जा रहे हैं, और इंग्लिश में अच्छे तो इंग्लिश में ही लगे जा रहे हैं। करना आपको रिवर्स है, जिसमें आप कम अच्छे हो आपको उसको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हाँ, और रीजनिंग के लिए मैं बता दूँ, रीजनिंग अगर किसी की अच्छी नहीं है ना तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। आपको बड़ा अजीब लगेगा बट जिसकी फिजिकल फिटनेस ज़्यादा होती है ना, मैंने उन लड़कों को, या कोई भी हो, लड़कियाँ हो लड़के हो, उनको मैंने रीजनिंग में अच्छा होते देखा है। और फिजिकल फिटनेस क्या होती है, डंबल उठाना फिजिकल फिटनेस नहीं होती। जो आपके थाइस की और लेग्स की जो फिटनेस होती है ना, वो आपकी फिजिकल फिटनेस होती है। काफ़ी अजीब लगेगा कई लोगों को जिनको पता नहीं है, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, बट इट वर्क्स यार, ठीक है। अच्छा, फिर ये 3 हो गए आपके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। उसके बाद जब आप ग्रुप सी की जॉब पा जाते हो, जैसे मैंने होम टाउन में पा ली है, तो उसके बाद जब आप ग्रुप बी में जाते हो सीजीएल की पोस्ट में, तो उसके बाद आपको रटाई शुरू करनी है। उसके बाद आपको सिर्फ फोकस करना है जीके पे और करंट अफेयर्स, मतलब जो करंट अफेयर्स में और जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये वाली जो जीके है उस पर आपको फोकस करना है। अच्छा, और किसी एक ही पोस्ट को टारगेट करना है आपको। जब आपको पता चलेगा ना कि आपके दिमाग में ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मैस्लो की हायरार्की जो होती है, पहले आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं, फिर ऐसे नीड्स करके पिरामिड में टॉप में, जब मैनेजमेंट पढ़ी हो कभी सर्च करना गूगल पे, तो जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आप पहुँचो, आपको पता चल जाता है किस पोस्ट के लिए बने हो। तो उस एक ही पोस्ट को टारगेट बना के, या कोई भी सी एग्जाम एजेंसी हो, कोई जरूर नहीं एसएससी सीजीएल हो, आईबीपीएसपी हो, जितने भी जो वनडे एग्जाम्स हैं, जो ये आरआरबी एनटीपीसी हो गया, और भी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनको एक ही उस पोस्ट को टारगेट करके आपको मेहनत करनी है। होता क्या है, जीनियस लड़के भी जो इधर, अभी बैंक भी आया तो करंट अफेयर रट लूँ, सीजीएल आया तो हिस्ट्री ज्योग्राफी रट लूँ, फिर होता है कि आपका फोकस शिफ्ट होता है। या आरआरबी एनटीपीसी आ रहा था वो रट ली। किसी एक पोस्ट को टारगेट बना के जब आप मेहनत करोगे ना, तो एक एवरेज बच्चा भी एक जीनियस बच्चे को पीछे छोड़ सकता है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। आपको जो बिगिनर्स हैं उनको ये बड़ी अजीब लग रही हो, आपको लोग सलाहें देंगे कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये फालतू की सलाहें हैं। आपको एक ही पोस्ट को, किसी भी एग्जाम एजेंसी को, ग्रुप बी, जब आप ग्रुप सी पालो तब, हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट ग्रुप बी पा लेते हैं, देन यू आर अ जीनियस, पर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखे हैं मैंने, ठीक है, मेरा ओपिनियन है। तो ग्रुप बी में जब आप जाओ, नॉन गजेटेड ही होती है वनडे एग्जाम्स में तो ग्रुप बी, बट ग्रुप बी तो ग्रुप बी है, चाहे गजेटेड हो चाहे नॉन गजेटेड हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको उनको टारगेट बना के आपको मेहनत करनी है, ठीक है, ये है। तो अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं तो पोस्ट, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी सीजीएल 2022 में बहुत ज़्यादा थी, हाँ उसमें शायद 21,000 वैकेंसी। तो उसमें हुआ क्या है कि आपका इतना बड़ा बैच रिक्रूट हो गया है कि देखो, मैं हार्श ट्रूथ बोलता हूँ, मैं ना हनी कोटेड या शुगर वर्ड्स नहीं बोलता हूँ। अब होना क्या है, जो पोस्टल असिस्टेंट में लग गए हैं, आप बेचारों को 2022 बैच के बाद के जो सीजीएल के पोस्टल असिस्टेंट हैं, उनको प्रमोशन में बहुत दिक्कत आने वाला है। फाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो इंस्पेक्टर का जो पेपर है या जो AAO का पेपर होता है, उसमें अब इतना बड़ा बैच बैठेगा कि अब, पहले तो ऐसी भी सिचुएशन सुनी है मैंने कि सीटें खाली छूट जाती थी AAO की। अब कुछ लोगों को पता नहीं AAO भी बन सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट, जिनकी 9 ईयर्स की रेगुलर सर्विस हो गई है। अब रेगुलर सर्विस क्या होती है वो बाद में बताऊंगा कभी। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। या इंस्पेक्टर के लिए 8 साल की, पहले 5 के लिए थी यार। इसका मुझे बड़ा दुख हुआ, जो इन लड़कों के साथ हो, 5 साल की जगह 8 साल सर्विस कर दी है टीए से इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी इंस्पेक्टर होता है। इस डिपार्टमेंट की बनावट के बारे में अब बात करते हैं। होता क्या है, जैसे एक सब ऑफिस की बात करते हैं, जहाँ पे एक एसपीएम होगा, जैसे ट्रिपल हैंडेड ऑफिस लेते हैं, ट्रिपल हैंडेड से कोई ऑफिस है, लेट से टी ऑफिस है वो, टी, ठीक है। तो वहाँ पे जो सबसे सीनियर पोस्टल असिस्टेंट होगा ना, वो तो बनेगा एसपीएम, जैसे बोलते हैं सब पोस्ट मास्टर, ठीक है। और जो बाकी 2 हैं वो होंगे पोस्टल असिस्टेंट। उन दोनों में से एक सीनियर पोस्टल असिस्टेंट, उन दोनों में से एक सीनियर होगा उससे और एक जूनियर होगा। अब वो
एसपीएम की पावर है सब पोस्ट मास्टर की, वो किसे किस काउंटर पे बैठाता है। जनरली होता क्या है, एक सेविंग का काउंटर होता है और उस पर बुकिंग भी होती है, ट्रिपल एंडेड में ज़्यादातर जो होता है, और एक होता है जिसमें मेल और सब अकाउंट होती है। तो मेल और सब अकाउंट वाले पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती, और सेविंग काउंटर और जहाँ पे एमपीसीएम मतलब जहाँ पे स्पीड पोस्ट बुकिंग होती है, अच्छा उसको बोलते हैं सेविंग की सीट। तो कुछ लोगों को लगता है पोस्ट मतलब बस पोस्ट का ही काम होता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में लाइफ इंश्योरेंस होता है, पीपीएफ, टीडी जिसे आप एफडी बोलते हो बैंक्स में, एमआईएस, केवीपी, एनएससी, और इतनी सारी चीज़ें हैं ना। बस हमारा या जो भी डिपार्टमेंट आप कह लो, तो वो डिपार्टमेंट इस वजह से थोड़ा सा पीछे, हम लोग मार्केटिंग में पीछे हैं। हमारे पास लाल गाड़ियाँ आपको घूमती दिखेंगी, कभी भी आपने ऐड नहीं देखा होगा ऐसा पोस्ट ऑफिस का कि पोस्ट ऑफिस में ये खाता खुलवाएं, कभी भी नहीं देखा होगा। इस वजह से हम पीछे इस बारे में। हमारे इवन जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, मुझे भी यही लगता था कि इसमें सिर्फ स्पीड पोस्ट और ये बुकिंग होती है, रजिस्ट्री अब डिपार्टमेंट ने क्लोज कर दी है। अब एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी जो मंत्री जी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने अगस्त 2025 में लाए हैं, उसमें डिपार्टमेंट के वाकई में काबिल तारीफ़ है। और वैसे भी अपने एम्प्लॉयर की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए आपको, चाहे बुराई हो भी तब भी उसकी बढ़ाई करो, वैसे भी अच्छा है, भलाई कर रहा हूँ, मतलब बढ़ाई कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। अच्छा, फिर उसमें 2 पोस्टल असिस्टेंट हो गए और एक इंचार्ज जो सीनियर हुआ उन तीनों में, वो बन जाएगा सब पोस्ट मास्टर। अच्छा, फिर कुछ एसओज ऐसे सब ऑफिस, उसको बोलते सब ऑफिस, ट्रिपल एंडेड को बोलते सब ऑफिस। उसमें फिर जो गांव में पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, जैसे आप रूरल इलाके से लोग बिलोंग करते हैं, जो ज़्यादातर तैयार प्रिपरेशन करने वाले इस सीजीएल, बैंक पीओ या जितने भी ये वनडे एग्जाम्स हैं, आरआरबी, एनटीपीसी या जो भी मान लो, एलआईसी, डबलएओ, जो भी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इनमें रूरल इलाके के लोग ज़्यादा होते हैं। देखो मैं जज नहीं कर रहा, कहीं का भी हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज जो ज़्यादा ही जो अर्बन है वो फिर कैट या इन सब एमबी मैनेजमेंट एग्जाम्स में जाते देखे मैंने बाय एंड लार्ज। तो गाँव में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उन्हें कहते हैं ब्रांच ऑफिस, हिंदी में उसको कहते हैं शाखा डाकघर। तो उनका जो इंचार्ज होता है उसे बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, शाखा डाकपाल, वो पोस्ट मास्टर नहीं होता, वो शाखा डाकपाल होता है। उसको 15-16 हज़ार रुपये मिलते हैं, शायद 18,000 4 घंटे के। और एक वहाँ पे होता है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि डाक बांटता है, जो डाक बांटने का काम करता है गाँव में। अच्छा हाँ, कुछ एक चीज़ मैंने देखी है, हाँ ज़रूरी नहीं है, जैसे कोई लड़के जैसे सीजीएल से पोस्टल असिस्टेंट सेलेक्ट होकर आ गए ना डायरेक्ट, तो जो रिश्तेदार, सारे नहीं, किसी किसी के रिश्तेदार जो करते हैं, वो कहते हैं पोस्टमैन है, वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बातें होती हैं। पोस्टल असिस्टेंट पोस्टमैन नहीं होता है, पोस्टमैन ही होता है। पोस्टल असिस्टेंट ग्रुप सी की वाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब नहीं है। पोस्टमैन ब्लू कॉलर जॉब होती है, वो मैं बताऊंगा बाद में, ब्लू कॉलर कभी गूगल करके देखना, ठीक है। सीजीएल से डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे रिक्रूटेड बंदे होते हैं ये, ठीक है। हाँ, तो जो गांव में डाक खाने होते हैं, वो लोग सारे रिपोर्ट करते हैं। जो बीपीएम, जैसे मैंने बताया, शाखा डाकपाल और उप शाखा डाकपाल, वो मेल अकाउंट के पीए को और सब अकाउंट का जो पीए, जो एक ही सीट होती है, उसको रिपोर्ट करते हैं। वो उसका होल एंड सोल अथॉरिटी होता है। वो जो एसपीएम को रिपोर्ट देगा उसी के बेस पे काम होगा, ठीक है। ये तो होगी सब ऑफिस लेवल पे बात, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ किसी ने पूछी कि आप पोस्टमैन डायरेक्ट लग सकते, नहीं, पोस्टमैन डायरेक्ट कोई लग ही नहीं सकता। या तो जीडीएस कोई एबीपीएम लगेगा कोई, जो 10th लेवल पे निकलते हैं, जिसे आप बोलते हैं ओपन रिक्रूटमेंट, 10th बेस पे 15,000 या 16,000 से 4 घंटे काम करना होता है उनको, 10 से 2 के बीच में या 9 से 1 के बीच में उनके मिलते हैं उनको। तो वो लोग पहले एमटीएस बनते हैं, ज़रूरी नहीं है बट ज़्यादातर केस में पहले एमटीएस, फिर पोस्टमैन एंड देन पोस्टल असिस्टेंट। तो आप कभी भी किसी पोस्टल असिस्टेंट को अगर कोई भी ग्रज रख रहा है तो वो पोस्टमैन नहीं होता। पोस्टल असिस्टेंट वाइट कलर जॉब है, ऑफिसर लेवल भी नहीं कहूँगा, बट वो भी नहीं है, कोई ब्लू कॉलर जॉब भी नहीं है। क्लरिकल कैडर है, ग्रुप सी क्लरिकल कैडर होता है, बट जाता वो सीजीएल से है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले होता था कि 12th लेवल पे होता था पोस्टल असिस्टेंट, बट अब सीजीएल के थ्रू ही जाता है। तो इसके बाद और अच्छा, ये तो ऐसे लेवल पे चीज़ें हो गई। होता क्या कि हमारे यहाँ स्पीड पोस्ट होती है, लाइफ इंश्योरेंस भी हम लोग कराते हैं, हाँ लोन नहीं देते, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सबसे ज़बरदस्त होता है। बैंक्स, कोई भी प्राइवेट या सरकारी बैंक पोस्ट ऑफिस को बीट नहीं कर सकती है कभी भी, क्योंकि हमारे को जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसा देता है वो डायरेक्ट आरबीआई से आता है। जहाँ पे बैंक वर्ड जुड़ गया ना, उन्हें आरबीआई इंटरेस्ट पे, रेपो रेट पे पैसे देता है। तो उनकी एफडी या टीडी जो भी वो लोग करा रहे हैं ना, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे को आप सू कर दो, मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो सच है, जो इम्पार्शियल बात है। ना ही मैं डिपार्टमेंट का कोई ठेकेदार हूँ, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं बस एक अपना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारा रेट सबसे ज़बरदस्त है ना, हमारे यहाँ कोई हिडन
जो डिडक्शंस होते हैं, टीडी जो आप करा, जैसे कहीं भी आपने किसी बैंक में किसी भी इंस्टीट्यूशन में करा लिया, उसमें फिर डिडक्शन हो गया कि इतना आपको इंटरेस्ट कमिट किया गया था और इतना आपको मिला है, उसमें ये बता देते हिडन चार्जेस लग गए, ये हो गया, वो हमारे यहाँ काम नहीं होते। हाँ, एक साल, एक फॉर एग्जांपल बताना, एक साल की जो टीडी है, अगर उसमें 1 लाख रुपये आप जमा कराते हो तो 7,081 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, मतलब 1,07,081 आपका जो अमाउंट आपको मिलेगा 1 साल बाद। ये हमारे यहाँ जो सबसे फेमस स्कीम है वो यही है। पीपीएफ भी होता है, सुकन्या समृद्धि योजना, सब कुछ होता है हमारे यहाँ, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स भी सेल करता है, गंगा जल भी सेल करता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और दुनिया भर की चीज़ें, स्टैम्प्स, फिलेटली। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के बारे में चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे भी अगर आपको इस तरीके कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए जिसके बारे में आपको मेरे डिपार्टमेंट के मेरे या जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसमें की किसी भी, या जो हायर लेवल, ये तो मैंने सब ऑफिस यानी सब पोस्ट ऑफिस लेवल पे बताया, अगर डिवीज़न ऑफिस या उससे ऊपर ऑफिस सर्कल लेवल, या जहाँ पे सीपीएमजी ऑफिस होता है उससे ऊपर सेक्रेटरी, वो किस तरीके से काम करते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। रॉयल मास्टरमाइंड दीक्षांत प्रताप सिंह साइनिंग आउट।